हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का विज्ञान का पहला चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो ये विज्ञान का साइंस का पहला पाठ है, भोजन कहाँ से आता है, तो इस पाठ को हम लोग विस्तार से पूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए। हमें उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा पहला पाठ है भोजन, यह कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। आज आपने अपने घर में क्या क्या खाना खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो आप बताइए कि क्या आपने आज खाना में क्या खाया था, और अपने दोस्तों से भी पूछिए कि उन्होंने क्या क्या खाया था। क्या आप रोज़ एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, नहीं ना। ऐसा आप पता लगाइए और दोस्तों से पूछिए और ख़ुद भी बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे हम लोग खाते हैं उसे हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में। क्रियाकलाप 1, ये देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में क्या बोल रहा है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी भी बनाइए कि वो प्रतिदिन क्या क्या खाते हैं। ठीक है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे है सारणी 1.1, जिसके बारे में ऊपर बताया गया था कि हम क्या खाते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखिए, यहाँ पे जो भी नाम है उन सबका नाम लिख दीजिए। और यहाँ पे पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ, उसने क्या क्या खाया था, रोटी सब्जी चावल दाल, मतलब जो भी वो लोग खाया था सब इसमें विद्यार्थी का नाम और ये लिखते जाइए। इस प्रकार का सारणी बनाना है आपको। देखिए जैसा कि इस वीडियो में फोटो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये केले का पत्ता है। केले के पत्ते पे खाना परोसा गया है। ये इडली सांभर चटनी ये सब परोसा गया है केले के पत्ते पर खाना। तो साउथ में, हमारे देश के दक्षिण भारत में लोग केले के पत्तों पर ही खाना खाते हैं। और यहाँ देखो ये मच्छी, ये चिकन दाल जो भी होगा, ये कितने अलग अलग प्रकार के खाना यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप दोस्तों से पूछिए, पूछ के उनका लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं, ये आपने देखा, हमने अभी दिखाया आपको केले के पत्ते पर जो वो इडली सांभर और अलग अलग प्रकार के खाने थे। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि खाने वाली ये सारी चीज़ें आखिर बनी किससे हैं। पके चावल के बारे में सोचो। जो हम पक्का चावल खाते हैं, ये जो चावल है, इस चावल के बारे में सोचिए तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। जिसको भोजन को बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम संघटक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 संघटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक संघटक हो गया हमारा चावल और एक संघटक हो गया पानी। पानी को चावल में उबालते हैं, उसके बाद में पका हुआ चावल हमें खाने को मिलता है। तो उसमें 2 संघटक का आवश्यकता हुआ। ठीक है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। चावल तो है, चलो भाई 2 संघटक में ही हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी खाना है जिसे बनाने में बहुत सारे संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो अलग अलग प्रकार की सब्जी लेंगे सब्जी बनाने के लिए पहले, फिर उसमें नमक डालेंगे, मसाला डालेंगे, तेल डालें, तो सब कुछ मिला करके एक सब्जी बनता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब्जी के संघटक हैं, सब्जी बनाने के संघटक हैं ये सारे के सारे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 2, यहाँ पे क्रियाकलाप 2 आया है। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। जो आप सारणी आप बनाए थे उसमें से कुछ पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे कि आपने अपने दोस्तों से पूछ के जो सारणी बनाया था, क्या उसने क्या खाया,
आपने क्या खाया, अलग अलग दोस्तों का नाम और अलग अलग खाना जो आप लिखे थे सारणी में, उसको आप अपने घर पर जाके चर्चा कीजिए, बड़े जनों से, माता पिता से पूछिए कि इसको बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगी थी उनमें। ठीक है, इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य सूची को भी इसमें जोड़िए। तो चलिए हम सारणी 1.2 को देखते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, जैसे कि सारणी 1.2 दिया गया है, इसमें है खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ का नाम है रोटी या चपाती, है ना, रोटी खाते हैं ना आप लोग। तो उसको बनाने में किसका किसका कौन सा सामान चाहिए, तो आटा चाहिए और जल चाहिए। कौन कौन सा सामग्री चाहिए, आटा चाहिए और जल चाहिए, उसको से रोटी बन जाएगा। और दूसरा सामग्री है दाल, तो दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल, मसाले, दाल बनाने के लिए इतने सारे चीज़ चाहिए। तो उसके इसी तरह से आपको भी सारणी बनाना है। आपके दोस्तों ने क्या क्या खाना खाया था, इस सारणी में आप यहाँ से नीचे लिखते जाइए और उसको बनाने में किन किन चीज़ों को लगा उसको यहाँ पे लिखिए। ठीक है, इसी तरह से आपको एक सारणी तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं, कुछ तो समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें चावल बनाना है, तो चावल में पानी डालते हैं, चावल में भी पानी है संगठक मान लीजिए, तो चावल में भी पानी डालते हैं, दाल में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, और रोटी बनाने के लिए भी पानी का जरूरत होता है। तो पानी एक संगठक जिसको अलग अलग में भी हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे संगठक है जिसको मतलब अलग अलग व्यंजन में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये संगठक कहाँ से आते हैं, इसको पता करते हैं कि आखिर आते कहाँ से। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा टॉपिक है, वो है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोतों के बारे में जानेंगे। देखिए इस फिगर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये केला है, आम है, संतरा है, या अनानास है, जितने भी फ्रूट्स हैं, तो ये फल हमें कहाँ से मिलते हैं, फल हमें पौधों से मिलते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर खाना कुछ व्यंजन बना के यहाँ पे रखा गया है, तो ये भी पौधों से मिलते हैं। दाल चावल, जो भी चावल है, आटा है, वो सब भी हमें पौधों से ही मिलते हैं। तो ये सारे पादप के स्रोत हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये मुर्गी है, यहाँ पे अंडा है। तो अंडा जो लोग खाते हैं, जो लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वो जो है वो जंतु के स्रोत है। दूध, दही, घी, पनीर, जो भी ये सब है वो सब भी जंतु का ही स्रोत होता है। तो पादप स्रोत तो देख लिए, फल फ्रूट मिला, और कुछ खाने के लिए आटा दाल चावल जो भी होता है वो भी सब पादप से ही, पौधों से ही मिलता है, इसलिए इसे पादप स्रोत बोलते हैं। और ये जंतु स्रोत के उदाहरण है यहाँ पे। जंतु स्रोत, ये जंतु है, मुर्गा, ये अंडा, ये सब जंतु के स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारणी 2.1 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। हम जैसे देखते भी हैं कि पेड़ पे फल लगा है तो पेड़ से हमें फल मिलता है, ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। यह कहाँ से आते हैं, यह आखिर आते कहाँ से, निश्चित रूप से पौधों से। ये तो हम लोग को पता है कि पौधों से मिलते हैं हमें। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। खेतों में देखे होंगे धान के पौधे लगे, बारिश के टाइम में धान के पौधे लगे रहते हैं, और फिर ठंडी में गेहूं के पौधों को भी खेतों में देखे होंगे। तो उन्हीं पौधों से हमें चावल और गेहूं प्राप्त होता है। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं, जो पौधे खेत में लगे होते हैं उनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं खाने के लिए। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त होने वाला स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सारे जंतु के स्रोत हैं, क्योंकि हमें जंतुओं से मिलते हैं, पौधों से नहीं। पौधों से कभी दूध मिलता है नहीं, पौधे अंडे देते हैं नहीं, मुर्गा मछली ये सब पौधों से नहीं मिल सकता, इसलिए जंतुओं वाले स्रोत है, तो इन्हें जंतु स्रोत बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3, तो इसमें क्या दिया है इसको देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इससे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, या फिर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, पौधों के जो भी संघटक हैं, अन्न, सब्जी, फल, फ्रूट, अनाज जो भी है, तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातों उत्पाद
प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध कौन कौन देता है? गाय, बकरी, भैंस, ये सब दूध देने वाले कुछ पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि दूधों के जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि मक्खन, क्रीम, दही, पनीर, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? क्या आपको और कोई जंतुओं का नाम याद है जो हमें दूध देते हैं? तो हाँ, इसमें आएगा ऊँट। रेगिस्तान में, राजस्थान में, जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय इलाकों में हमारे देश में, राजस्थान में है, उधर लोग ऊँटनी का दूध पीते हैं। ऊँटनी भी दूध देती है, तो ऊँटनी का भी दूध पीते हैं। और दूध देने वाले कौन कौन से जंतु हैं, उनका नाम आप याद करिए और अपने कॉपी में लिखिए। कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये धान का खेत है। ये जो है वो धान का खेत है और यहाँ लाइन से, पंक्तिबद्ध तरीके से लाइन से धान के पौधों को रोपा गया खेत में। धान की खेती ऐसे पंक्तिबद्ध तरीके से, धान के खेत से हमें चावल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर है हमारा, एक बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी पे एक किसान बैठा है और ये अनाज की बोरियों को लाद करके ले जा रहा है। खेतों से अनाज की बोरियों को लाद करके ले जा रही है। पौधे के जो ऊपर हमें अनाज प्राप्त हुआ है, पौधों से अनाज को निकाला गया है और इन बोरियों को लाद के वो ले जा रहा है। तो ये गेहूं का परिवहन कर रहा है, गेहूं लाद के ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? तो गेहूं लाद के लेता। अनाज के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पौधे ही हैं, पौधों से हमें अनाज मिलता है। यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थों का नाम दिया गया है, कच्ची सामग्री तथा स्रोत। ठीक है, खाद्य पदार्थ उनके लिए क्या क्या जरूरी लगता है बनाने के लिए और कहाँ से आते हैं, स्रोतों को दिया गया है। पहला है इडली। इडली बनाने के लिए चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की आवश्यकता होगी। तो वो चावल, उड़द की दाल सब किससे मिलता है? तो पौधों से। तो ये स्रोत हो जाएगा पादप का स्रोत। ठीक है, देखिए यहाँ पे चिकन करी नाम दिया है, क्या? चिकन करी। तो चिकन कहाँ से मिलता है? चिकन मिलेगा, फिर मसाला में मिलेगा। तो चिकन हो जाएगा जंतु का स्रोत। चिकन कहाँ से मिलता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। और चिकन बनाने के लिए मसाला का भी प्रयोग होता है, तेल और घी का भी प्रयोग होता है और जल का प्रयोग होता है। तो तेल और घी हमें मिल जाएंगे जंतु से। तेल मिलेगा पौधों से, सरसों का तेल, तीसी का तेल, सिर्फ सोयाबीन का तेल, बादाम का तेल, ये सब पौधों से हमें तेल मिलेंगे। और घी मिलता है जंतुओं से, गाय का घी, भैंस का घी जो है वो जंतुओं से मिल जाता है। तो चिकन करी बनाने में पौधे तथा जंतु दोनों का सहयोग है। कौन चीज़ कहाँ से मिलता है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा एकदम खीर। किसी ने बोला कि हाँ मैंने खीर खाया था। तो खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत चाहिए? तो उसके लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। तो दूध कहाँ से मिलेगा? जंतु से मिलेगा। चावल कहाँ से मिलेगा? तो ये पौधों से मिलेगा। चीनी भी पौधों से ही मिलेगा, गन्ना से बनता है। तो ये दूध जंतु से मिलेगा और चावल पौधा से मिलेगा। तो समझ में आपको तो आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। हमको तो उम्मीद है आपको समझ में सब आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधों के भागों को और जंतु उत्पाद को हम लोग समझेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, ये हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। पत्तियों वाली सब्जी खाते हैं बहुत सारी। कुछ पौधों के फलों को भी भोजन के रूप में खाते हैं। हम कभी जड़, कभी तना, तो कभी फूल, पुष्प जो होता है फूल, उसको भी भोजन के रूप में खाते हैं। अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग को हम लोग खाते हैं। तो कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तेल में पकौड़ी बनाकर खाया है? क्या कभी आपने खाया है फूलों की पकौड़ी? अपने घर वालों से पूछिए जो बनता है फूलों का पकौड़ी, और बोलिए मम्मी से कि फूलों की पकौड़ी बना के आपको खिलाए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं उनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। सरसों के बीज से है, उससे तेल प्राप्त करके हम लोग तेल खाते हैं। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। पत्तियों का साग बनता है और बीज से तेल भी मिलता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक सरसों के पौधे से हमें 2 चीज़ मिल गया। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? केले के पौधों से हमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए? ऐसा सोचिए और सोच के लिस्ट बनाइए। ठीक है, इस फिगर में हम देखेंगे ये एक सरसों का पौधा है। ये जो है एक सरसों का पौधा है। इसके अलग अलग भाग हैं। ये फूल है, ये फल है, इसका बीज है, इससे तेल प्राप्त होता है। और ये तना है, ये हरा वाला डंडी जो गया ये तना है और ये हरी वाली पत्ती है। उसके बाद में ये नोड है, ये इंटर नोड है। अलग अलग इसके भाग हैं। पौधों के बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। उन भागों को इस फिगर में दिखाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग भागों को दिखाया। इसमें देखिए यहाँ पे ये जड़ है,
पौधों का ये मिट्टी का लेयर है, मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी के ऊपर के भाग हैं और ये मिट्टी के अंदर के भाग हैं। तो देखिए मिट्टी में ऐसे ऐसे कैसे तो भी ये जड़ निकला हुआ है। तो ये देखिए ये जो मोटा वाला है ये प्राथमिक मूल है, मूल मीन्स जड़, ये प्राथमिक जड़ है। और ये पतला वाला, ये किनारे पे जो पतले पतले निकले हैं ये सारे द्वितीय मूल हैं, ठीक है। तो ये जड़ों के प्रकार हो गए और इसके ऊपर के भागों को दिखाया गया है उधर, ये सारे इसके ऊपर के भाग हो गए और ये अंदर के भाग हैं। आप देख लिए पौधे को, तो अच्छी तरह से फिगर को देख के समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। पौधों के किन भागों का प्रयोग होता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसा कि यहाँ पे एक आप सारणी देख रहे हैं, सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधों के भाग, भोजन के रूप में पौधों का भाग। तो यहाँ पे भोजन हो गया बैगन का भरता, बैगन का भरता सब लोग खाए हैं, तो बैगन का भरता है। तो बैगन भरता बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, स्रोत क्या है? तो बैगन, मिर्च, मसाले के रूप में कोई अन्य चीज़ चाहिए। तो बैगन क्या है, वो बैगन भी फल है और मसाले भी फल हैं, तो ये फल हो गया दोनों, ठीक है। और उसके लिए चाहिए तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से वो तेल मिलेगा। तो तेल का क्या स्रोत हो गया, तो बीज हो गया, बीज से तेल मिलता है। और ये सब्जियां जो है, फल जो हैं, ये फलों से मिलते हैं, मतलब पौधे का फल वाला भाग है और ये तेल बीज से मिलता है। तो इस प्रकार पौधों का भाग को हमें समझना है जो हमें संघटक देता है। पत्ती क्या देगा, पत्ती साग देगा, धनिया का पत्ती का चटनी बनता है, मतलब वो साग का रूप देगा, सरसों के पत्ती का साग बनता है। बीज से अनाज मिलता है, कभी कभार तेल मिलता है, जैसे कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन हो गया, इन सबों के बीज से हमें तेल मिलेगा। और धान हो गया, गेहूं हो गया, इससे हमें अनाज मिलेगा। चना मूंग मसूर हो गया, ये दाल है, तो इससे हमें दाल मिलेगा। तो ये बीजों के अलग अलग प्रकार हैं। बच्चों आप लोगों के लिए एक सावधानी है, यहाँ पर एक सावधानी आप लोग को बरतना है। लिखा है कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं कि नहीं। कोई भी पौधा घास फूस उठा के उसको मुंह में मत डालिए, उसको मत देखिए कि वो खाने योग्य है कि नहीं है, ये परीक्षण आप मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ये पौधे विषैले भी हो सकते हैं, विषैले पौधे भी होते हैं। इसलिए सभी पौधों को आप बिना जाने बुझे मत खाइए, बड़े जनों से पूछिए, उनसे पूछ के ही कुछ आप परीक्षण कीजिए और पता लगाइए। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये चना है। ये चना हम खाते हैं ना, सब्जी के रूप में भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, सब्जी पका के भी खाते हैं चने का। और ये है अंकुरित चना, अंकुरित चना भी आप लोग खाए होंगे। उस चना को भिगो के और फिर उसको हटा के पानी में से निकाल के अलग रख दीजिए, तो वो अंकुरित हो जाता है। तो ये अंकुरित चना और चना दोनों आप खाए होंगे। तो देखिए खाने का अलग अलग प्रकार है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया है क्रियाकलाप 5, क्रियाकलाप 5 में दिया है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। मूंग लीजिए, चना लीजिए और पानी में डाल दीजिए और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए पानी में डाल के। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीजों को गिलास में ही रहने दीजिए। जैसे गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें चना, मूंग का और चना का जो बीज है उसको डाल दीजिए और 24 घंटे के लिए 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगला दिन सिर्फ पानी को गिरा दीजिए और चना उसी में रहने दीजिए। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए, ठीक है। गीला कपड़ा में बीजों को लपेट करके एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं? लपेटने के बाद में बीजों में से कुछ परिवर्तन देखें। ये बीज है, देखिए बीज है और इसको भिगो करके हम लोग रख देंगे गीले कपड़े में लपेट के, तो ये ऐसा हो जाएगा। एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है, वाइट वाइट बीज से बाहर निकल आती है। हाँ, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि वो छोटा छोटा जो भाग है वो बाहर निकल गया है तो बीज अंकुरित हो गया है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरन दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। जो वाइट वाइट निकल जाता है अनाज में, उनको आप खा भी सकते हैं, उस अनाज को खा, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। समझे? अल्पाहार किसे कहते हैं? आहार बोलते हैं भरपेट खाना को, और अल्पाहार थोड़ा सा खाना। तो वो थोड़ा सा कुछ नाश्ते में उसको ले सकते हैं, मिर्च मसाले के साथ में भी खा सकते हैं, उन्हें उबाल के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है?
क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? आप सबको पता है कि शहद कहाँ से आता है? नहीं, चलिए आगे जानते हैं। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता अक्सर देखते हैं, कभी घर में या घर के बाहर के रेक पर या किसी पेड़ पर मधुमक्खी अपनी छाता बना देती हैं। जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, मधुमक्खियों के छत्ते के पास में बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं, भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं। तो मकरंद को क्या बोलेंगे? मीठा रस। मकरंद किसे कहते हैं? मीठा रस को। फूलों पे बैठती हैं और उसमें से मीठा रस खींचती हैं, उससे हम लोग मकरंद कहते हैं। और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, अपना छत्ता में स्टोर करके रखती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। फूल भी कुछ ही दिन में खिलते हैं, सालों भर किसी भी पौधे पे फूल नहीं आएगा, कुछ ही दिन में खिलते हैं। और मकरंद भी मतलब कुछ ही समय के लिए ही मिलता है उसमें, चाहिए सालों भर नहीं मिलते। इसलिए मधुमक्खियाँ जो हैं वो इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। मकरंद जो होता है फूलों का रस का, उसका भंडारण कर लेती हैं ताकि वे पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियों जो बटोर के मधुमक्खियाँ रस लाती हैं अपने छत्तों में, तो उसे हम लोग उस रस का प्रयोग हम लोग शहद के रूप में करते हैं। जैसा कि आप सभी इस फिगर में देख सकते हैं, ये मधुमक्खियों का छत्ता है। मधुमक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, कितनी सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पे भरी हुई हैं। ये मधुमक्खियों का छत्ता है और मधुमक्खियाँ ऐसे छत्ते का निर्माण करती हैं, ऐसा छत्ता बनाती हैं पौधों में, घर में, पेड़ों में, कहीं भी, और उसमें रस भरती हैं। ऐसे देखिए, इसमें रस भरा रहता है, इसमें शहद वो जमा करती है, फूलों के रस मकरंद को इसमें जमा करते हैं। तो देख लिए आप, मधुमक्खियों का छत्ता ऐसा होता है। हम लोग आगे देखेंगे जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं? आखिर जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? क्या कोई आपके घर में ऐसा पालतू पशु है जिसका आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी है? तो आप हमें कमेंट में बताइए। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य ही होगी कि यह आपका जानवर है जो क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीटों को खाना खाते हुए देखा है? तो देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है आप सबों के लिए, एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में क्या है? गिलहरी है, ये गिलहरी है जो कि अखरोट खा रही है। एक गिलहरी का फोटो आपको दिखाया गया है अखरोट खाते हुए। तो ये सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कीजिए, जो खाली स्थान बच गए हैं उन्हें आप भरिए कि जंतु कौन है और क्या क्या खाते हैं। देखिए, यहाँ पर जीव का नाम दिया गया है, जीव का नाम और खाया जाने वाला भोजन। जीव का नाम और खाया जाने वाला भोजन। तो जीव है भैंस। भैंस क्या खाती है? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती। पत्ती भी खाती है, अनाज भी खाती है, घास भी, भूसा भी और खली भी। तो भैंस ये इतना सारा चीज़ें खाती हैं। बढ़ते हैं, हमारा दूसरा जानवर है बिल्ली। बिल्ली, तो बिल्ली के लिए देखिए क्या दिया गया है, बिल्ली है। बिल्ली क्या क्या खाती है? वो छोटे जंतुओं को खा जाती है। जो भी छोटे छोटे, चूहा हो गया, ये छोटे छोटे जंतु है, बिल्ली उनको खा जाती है। और उसके साथ में छोटी पक्षियों को भी खा जाती है, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनको भी खाती है। और प्लस में दूध भी पी जाती है। हम लोग के घर में देखिएगा ज़्यादा आप लोगों का दूध जो होता है वो बिल्ली पी जाती होगी। तो इस बात से तो आप सब लोग जानते हो कि बिल्ली जो है दूध पीती है। तो बिल्ली इतना सब चीज़ें खाती है। अब आप लोगों को आगे करना है कि चूहा क्या खाता है। चूहा क्या खाता है? यहाँ खाली स्थान है, इस सारणी में आपको यहाँ पे भर देना है। चूहा अनाज भी खा जाता है। किसान से पूछेगा ना, यदि आपके गांव में घर में कोई खेती करता होगा तो उससे पूछे कि चूहा क्या खाता है, वो आपको बताएगा कि चूहा क्या खाता है। किसानों के अनाजों को खा जाता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे है शेर। शेर क्या खाता है? शेर यहाँ पर क्या क्या खाता है शेर, तो उसके बारे में भी अपने टीचर से, बच्चों से, दोस्तों से और मम्मी पापा से पूछ करके आप लिख सकते हैं। आगे है बाघ। बाघ क्या क्या खाता है, ये सब आपको लिखना है। आगे देखिए, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौआ या फिर अन्य जो जीव जंतु हो क्या क्या खाते हैं, इन सबको आपको इस सारणी में लिखना है। घर वाले और माता पिता से पूछ के आप सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 को हम लोग देखेंगे। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, ठीक है। सारणी जैसे कि आपने बनाया अभी, कोई बिल्ली है, गाय है, भैंस, मनुष्य, सब क्या क्या खाता है, तो वैसे में आपको करना है क्या, और 3-3 का श्रेणी बनाइए। जो केवल पहला श्रेणी बनाए कि जो केवल पौधों का उत्पाद खाते हैं, जैसे कि घास हो गया, साग हो गया और ये
फल फूल आदि खाते हैं तो उनका एक अलग श्रेणी बनाइए। और जो जंतु जो है सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं इन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे कि घास, फल फूल इत्यादि। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खा जाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखिए, ठीक है। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु जो हैं वो दूसरे प्राणियों खाते हैं, जो मतलब मांस खाता है, किसी को दूसरे जीव को खा जाता है, इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो इन्हें आप दूसरे श्रेणी में रखिए। मांस खाने वाले को मांसाहारी, साग खाने को मतलब घास और पौधों के उत्पाद खाने वाले को शाकाहारी। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं? क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं? तो इन्हें आप तीसरे वर्ग में रखिए, ठीक है। जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी क्या कहेंगे? सर्वाहारी जंतु। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 वर्गों में, अलग अलग वर्गों में लिखिए, 3 प्रकार के। जैसे कि आप यहाँ की सारणी में देख सकती हैं, ये लिखा है शाकाहारी, यहाँ लिखा है मांसाहारी और ये है सर्वाहारी। तो यहाँ दिया है गाय, तो शाकाहारी गाय है जो है वो शाकाहारी है। और क्या शाकाहारी है? तो भैंस, ये भी शाकाहारी है। बकरी, ये भी शाकाहारी है। सब शाकाहारी क्योंकि ये घास खाती हैं और पौधों के उत्पाद को ही खाती हैं। यहाँ पे दूसरा श्रेणी देखिए, इसमें लिखा है मांसाहारी। तो मांसाहारी क्या हो सकता है? मांसाहारी शेर है, बाघ होगा, ये भी सिर्फ मांस खाता है। और मांसाहारी जो भी जानवर हैं, चीता वगैरह वगैरह, जो भी जंगली जानवर हैं, ये सब मांस खाते हैं, तो ये सब मांसाहारी हो गए। यहाँ देखिए, यह है सर्वाहारी। सर्वाहारी में लिखा है कौवा। कौवा को देखे होंगे, वो रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है और मांस भी खाता है। कहीं खेत उत में कोई जानवर मर जाते हैं, वहाँ पे कौवों का बहुत सारा झुंड देखिएगा आप। तो कौवा मांस भी खाता है और रोटी मतलब शाकाहारी चीज़ें भी खाता है। तो इस लिस्ट में मनुष्य, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे मनुष्य, क्योंकि मनुष्य हैं जो आदमी, हम लोग भी हैं, वो लोग मांस मच्छी भी खाते हैं और सब्जी दाल चावल भी खाते हैं। तो पौधों के उत्पाद को भी खाते हैं और जंतुओं के उत्पाद को भी खाते हैं। तो सर्वाहारी के लिस्ट में दूसरा नाम हो जाएगा मनुष्य का। तीसरा नाम होगा कुत्ता। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सारे जो भी हैं रोटी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो जो दोनों चीज़ों को खाता है उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक लड़की है, इसका नाम है पहेली। पहेली जानना चाहती है कि मनुष्य को किस वर्ग में हम लोग रखेंगे। सारणी जो 1.6 है उसको भर रहे थे हम लोग, तो उसको भरते समय मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे, तो हमने आपको बता दिया मनुष्य को हम लोग सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे। सर्वाहारी का मतलब हो गया दोनों खाने वाला। मनुष्य मांस मछली भी खाता है और शाक अनाज फल भी खाता है। तो ये पौधों के उत्पाद को भी खाएगा और जंतुओं के उत्पाद को भी खाता है, तो इसलिए इसे सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, खाद्यों का उत्पादन किया जा सकता है। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो गए कि हमें भोजन हमसे प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हम में से सभी को भोजन जो है वो आसानी से मिल सके, इसका भी व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। जो हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से मुख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हम लोग नया क्या सीखे इसमें, तो संघटक नया सीखे। हम बताए थे कि खाना बनाने के लिए जिस जिस सामग्री का उपयोग होता है उन्हें हम संघटक कहते हैं। खाद्य पदार्थ नया सुने हैं, खाद्य मतलब खाने वाला। मकरंद हम लोग नया सीखे हैं, मकरंद का अर्थ हो गया फूलों का रस। अंकुरित बीज, बीज को चना और मूंग को पानी में फुला के रखने पे जो अंकुरन निकलता है उसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। हमारा शाकाहारी, हरे साग सब्जी और घास खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी बोलते हैं। मांस खाने वाले को मांसाहारी बोलते हैं तथा शाक और मांस दोनों खाने वाले को सर्वाहारी बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हमने इस पाठ में सीखा है। और आज जो हमने पाठ पढ़ा है कि भोजन और ये कहाँ से आता है, तो उसका सारांश हम लोग देखते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, ये हमने सीखा है, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में लोग इडली डोसा सांभर खाते हैं, उत्तर भारत में बिहार में लिट्टी चोखा, और इधर ठंडे प्रदेशों में मांस मछली, बंगाल में मछली चावल, अलग अलग खाना है जो लोग खाते हैं। नेक्स्ट है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। ये आज हमने सीखा कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, पौधे तथा जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं।
बच्चों, हमने इस पूरे पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और समझा, और हमें उम्मीद है कि आप सबों को ये सारा बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ी वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर को हल करते हैं, अभ्यास को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? संसार में जितने भी जीव जंतु हैं क्या सभी एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि शाकाहारी जीव शाक खाते हैं, मांसाहारी जीव मांस खाते हैं। सभी अलग अलग जीव हैं, उन्हें अलग अलग खाना भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है, 5 पौधों के नाम लिखिए और तथा बताइए कि इनमें से कौन सा भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। 5 पौधों का नाम भी लिखना है और बताना है किस भाग को हम लोग खाते हैं। तो मान लीजिए हमारा पहला पौधा हो गया गेहूँ। गेहूँ के बीज को खाते हैं, उससे हमें अनाज मिलता है ना। धान के भी बीज का खाते हैं। आलू हो गया तो आलू के हम लोग जड़ को खाते हैं। और हम सरसों हो गया तो सरसों के पत्ती को भी खाते हैं साग के रूप में। धनिया हो गया, धनिया के पत्ती का खाते हैं। और मूंगफली सोयाबीन हो गया तो उसके बीज से तेल मिलता है, तो उसके बीज को हम लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे पौधे हैं, उन्हें आप माता पिता से पूछ करके लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। ठीक है, तो कॉलम 1 में दिया है दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दही, पनीर, घी ये सब क्या है? तो ये सब जंतु उत्पाद हैं। क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाए कॉलम 2 में यहाँ नीचे, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। दूध, दही, पनीर, घी जंतु उत्पाद हैं। दूसरा है पालक, फूल गोभी, गाजर। पालक, फूल गोभी, गाजर तो ये हैं जो सब्जियां हैं। क्या हैं? ये सब सब्जियां हैं। पालक है, फूल गोभी, गाजर ये सब सब्जियां हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा। तीसरा है शेर एवं बाघ। तो शेर बाघ क्या है? शेर और बाघ क्या है? तो ये हो जाएगा दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और चौथा हमारा लास्ट हो जाए शाकाहारी, जो कि बच गया है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जो है वो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, शब्द ऊपर दे दिए गए हैं, इनको खाली स्थान में भरना है। हमारा पहला है, बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो यह केवल मांस खाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो मांसाहारी। ये हो जाएगा मांसाहारी, केवल मांस खाता है इसलिए मांसाहारी। दूसरा देखते हैं, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता है? पादप उत्पाद, इसलिए इसे डैश कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? तो इसे कहेंगे शाकाहारी, क्योंकि पादप सिर्फ खाता है तो इसे हम लोग शाकाहारी कहेंगे। तीसरा है, तोता केवल डैश खाता है। तोता क्या खाता है? केवल, तो तोता जो है वो केवल पादप खाता है, केवल पौधों को ही खाता है, पादप खाता है। पादप मीन्स समझ में पौधों से मिलने वाले उत्पाद, तो वो केवल पादप उत्पाद खाता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा पादप। चौथा क्वेश्चन है, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः भैंस, गाय या फिर बकरी से प्राप्त होता है। क्या हम लोग पीते हैं? तो आंसर हो जाएगा दूध। जो दूध हम पीते हैं, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस एवं बकरी से प्राप्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, हमें चीनी डैश से मिलती है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पे, गन्ना। तो हमें चीनी गन्ना से मिलती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया बिल्कुल अच्छे से। ये हमारा अभ्यास भी खत्म हो चुका है। हमने सारे अभ्यास के प्रश्नों को भी सही सही हल किया है और अच्छे से भी सबको सीखा है और याद किया है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। तो ये आपको करना है, ठीक है, अपने घर पे। आप पहला है कि आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप उन्हें देखें तो इसे ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से अलग है, भिन्न है? दूसरा है आपका, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं तथा इन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित करके अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं। ठीक है। तीसरा है, उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जलीय पदार्थों का नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जलीय पौधों, टीचर से और घर वालों से पूछ करके आप लिखिएगा। नेक्स्ट चौथा है, कक्षा 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपाय जानेंगे। ठीक है, आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजनाओं को करने का प्रयास कीजिए। अध्याय में दिए गए तरीके से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। इन्हें 1 हफ्ता तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है। पूरा बीज जो है वो नन्हा पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई को नापें। नापते समय ध्यान दें कि अंकुरन टूटे नहीं। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाएं जिसमें लंबाई की विभिन्न सीमाओं में अंकुरों की संख्या हो।
अंकुरन कितना हुआ है, मतलब उसकी लंबाई कितनी हुई है, आज कितना बढ़ा है, कल कितना, वैसे ग्राफ प्रतिदिन बनाते जाइए और आप ये प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ दिया गया सोचने के लिए बातें, सोचने के लिए बातें आप लोग को दी गई है। आप लोग इसको बैठ के आपस में सोचिए, बातें कीजिए, डिस्कशन कीजिए। पहला है, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए भोजन पर्याप्त उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? यदि उनको खाना पूरा नहीं मिलता है, पूरा खाना उपलब्ध नहीं है तो क्यों? दूसरा है, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? भोजन को बर्बाद करने से कैसे हम लोग रोक सकते हैं? तो ये 2 टॉपिक है, 2 तथ्य है। इस पे आप सब घर में बैठ के दोस्तों से या फिर अपने बड़े जनों से, घर वालों से बैठ के चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लासमेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो आने वाले सारे वीडियो को भी देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।